गुड मॉर्निंग ऑल। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हम देख रहे थे उसमें मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र। देखो फॉरेस्ट जो है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे एक होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब का क्या है कि जहाँ पे पेड़ जो है बहुत पास पास में हो और बहुत डेंस कैनोपी जो है वो फॉर्म करते हैं। कैनोपी क्या होता है सबको पता है ना। ठीक है। पेड़ की जो क्या बोलते हैं उसके तने, वो जो भी उसकी ब्रांचेस होती हैं आपस में आके मिल जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा घने ना हो, मतलब या तो बहुत ज्यादा विरल भी ना हो और बहुत ज्यादा घने भी ना हो। और फिर उसके बाद आते हैं ओपन फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्री बहुत ज्यादा दूर होती है, मतलब डेंसिटी नहीं होती। फिर उसके बाद देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होंगे क्या? बहुत ज्यादा वेरी डेंस नहीं है। कितने हैं? 2.28% है। कितने हैं? सिर्फ 2.28% जो फॉरेस्ट है हमारे यहाँ वो क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब ये बताओ मुझे, मध्य प्रदेश का आपने मैप देखा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ज्यादातर लोगों ने, किस एरिया में डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे? साउथ ईस्टर्न वाला रीजन। क्योंकि देखो जो फॉरेस्ट है उसकी डेंसिटी किस पे भी निर्भर करती है? वर्षा, रेनफॉल पे डिपेंड करती है। और आपको पता है मध्य प्रदेश में जैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं रेनफॉल क्या होने लगती है? कम हो जाती है। ऐसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वर्षा क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा उसमें भी साउथ ईस्टर्न जो पार्ट होगा एमपी का, वहां पे क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट में? जो ईस्टर्न साइड के बता दो। जैसे साल, साल मिलता है इसमें। मॉइस्ट मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट पढ़ते हैं हम, है ना, मॉइस्ट डेसिडियस जो नाम, या आर्द्र डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद आते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है हमारे यहाँ? 10.87%। कितना है मीडियम डेंस फॉरेस्ट? 10.87%। फिर उसके बाद आते हैं खुले वन। ठीक, खुले वन मतलब ओपन फॉरेस्ट कितना है? 11.85% है। कुल कितना है? 25%। अभी हमने देखा था ना हमारे यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर कितना है? 25% है। तो उसमें से 2.28%, 10.8% और 11.85%। फिर उसके बाद आते हैं श्रब्स जिनको बोलते हैं, या फिर झाड़ियां जिसको बोला जाता है। ठीक है। झाड़ियां कितनी है? 1.01%। कितनी है झाड़ियां? 1.0, और क्या हो गया दिख नहीं रहा? 1.01% क्या है? श्रब्स या फिर झाड़ियां जिनको हम बोलते हैं। मध्य प्रदेश के वनों के जिलेवार स्थिति। तो अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन वाले जिले और कम वन वाले जिले जो है वो देखेंगे, तो सबसे ज्यादा कई सालों से आपको पता है बालाघाट टॉप पे ही है। ठीक है। बालाघाट में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक, किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम ये? क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्षेत्र ज्यादा है तो वो कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट का क्षेत्रफल कितना है? 9229.44। उसमें कितने फॉरेस्ट हैं? 4921, मतलब 53.32% जो है वहां पे क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। ठीक। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। देखो ये जो है एक हम पढ़ेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कि कोई क्षेत्र है वो है ही छोटा फिर भी, जैसे हमने लक्षद्वीप पढ़ा था याद करो, कि लक्षद्वीप का जितना 100% क्षेत्र है, ठीक, लक्षद्वीप है ही इतना सा, ठीक, और मध्य प्रदेश उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे हमने देखा था परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहां पे देखा था। ठीक, कैसे 91 पॉइंट कुछ परसेंट वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट एरिया था। इसी तरीके से यहाँ पे बालाघाट में जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा? एमपी में बालाघाट में मिलेगा। तो सबसे पहला कौन सा हो जाता है? बालाघाट। अब मध्य प्रदेश के आपको पांचों याद रखने हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के आपको पांचों जिले लाइन से याद रखने के, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो पहला है बालाघाट, दूसरा है, तीसरा है पुल, फिर आता है मंडला, फिर उसके बाद आता है श्योपुर। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर। क्या होगा? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर। अब देखो यहाँ पे कौन से क्षेत्र है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला,
सब साउथ ईस्ट, ठीक, साउथ और ईस्टर्न वाले हैं। और उसके अलावा ऊपर नॉर्थ में कौन सा आ जाता है, श्योपुर, बहुत है जंगल ठीक है। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर। कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। क्या है कूनो पालपुर में, चीते लेके आएगा ये कहाँ से, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से यहाँ पे चीते जो है वो लेके आए हैं। और कौन सी चोटी है यहाँ पे, पहाड़ी की बात करें तो कौन सी पीक है यहाँ पे, टोंगरा, ठीक, टोंगरा है यहाँ पे नॉर्थ में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, टोंगरा, वो श्योपुर जिले में ही आती है। तो यहाँ पे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा, ठीक है, किलोमीटर्स में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब क्षेत्रफल के ही अनुसार अगर हम देखें वो कौन से जिले होंगे जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट मिलता है, ठीक, तो कौन सा है, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। अब ये देखो ये कौन से हैं, ये डायरेक्शन वाइज एमपी में कौन से हैं, वेस्टर्न साइड वाले। और हम पढ़ते भी पैटर्न है कि जैसे ही हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वर्षा ज्यादा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम हो जाती है। देखो उसी के अकॉर्डिंग हमको पैटर्न भी देखने को मिल रहा है कि सबसे कम जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम, सारे ही वेस्ट में आते हैं, ठीक है, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। और सबसे ज्यादा कहाँ पे थे, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर, ठीक है। और सबसे कम शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। तो शाजापुर, उसके बाद उज्जैन, फिर आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे कम जो है एरिया पाया जाता है किसका, फॉरेस्ट कवर का। अब जिले के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में, मतलब परसेंटेज वाइज कहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, देखो अब बालाघाट की जगह क्या आ जाएगा, उमरिया, क्योंकि उमरिया का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 54.95% वहां पे क्या है, सिर्फ वन या फिर फॉरेस्ट पाया जाता है। और बालाघाट में 53.32%, फिर श्योपुर का कितना है 51.59%, मंडला का 45.67% और सीधी का 40.81%। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला और सीधी, उमरिया का कितना परसेंट, अप्रोक्सीमेटली याद कर लेना, कुछ नहीं तो 55%, क्योंकि 54.95 है तो अप्रोक्सीमेटली कितना 55%। तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला और सीधी, उमरिया का कितना 54.95%, वो अप्रोक्स 55, बालाघाट का 53.32%, श्योपुर का 51.59, श्योपुर का क्या है 5159, ऐसे मंडला 45.67 और सीधी का 40.81%। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा सबसे ज्यादा था, बालाघाट। और यहाँ पे हमने देखा परसेंटेज में क्या हो जाएगा, उमरिया हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन था क्षेत्रफल में, छिंदवाड़ा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बालाघाट, ठीक है। तो क्षेत्रफल में बालाघाट और दूसरा छिंदवाड़ा और फिर बैतूल। और यहाँ पे बात करें उमरिया, बालाघाट और श्योपुर, उमरिया, बालाघाट और श्योपुर। फिर हमने न्यूनतम में देखा था शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। अब यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज वाइज कौन सबसे कम होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा वाइस वर्सा कर दो, क्षेत्रफल में कौन सा था सबसे कम, शाजापुर, और फिर उसके बाद उज्जैन था। यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे कम उज्जैन, फिर उसके बाद शाजापुर, फिर उसके बाद आगरमालवा, वहां पे भी तीसरे नंबर पे आगरमालवा था, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज सबसे कम क्षेत्रफल फॉर उज्जैन और फिर उसके बाद शाजापुर, फिर आगरमालवा। लेकिन यहीं पे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो शाजापुर, उज्जैन और आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और आगरमालवा। थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, इसी में इतने में ही कंफ्यूज हो जाता है, तो एक ही जगह पे लिखना दोनों चीजें,
ठीक है, एक तरफ परसेंटेज और एक तरफ क्षेत्रफल, ठीक है, और नाम नाम लिख लेना जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी, क्षेत्र फल के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। अब वो जहाँ पे वन क्षेत्र में क्या हुई है, पिछले साल के कंपैरिजन में वृद्धि देखी गई है, तो कहाँ पे हुआ, ये पिंड नहीं है, ये क्या है, भिंड। क्या है ये, भिंड। भिंड के बाद रतलाम और उसके बाद निवाड़ी, ठीक है, तो भिंड में वृद्धि देखी गई, उसके बाद रतलाम में और निवाड़ी में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, भिंड, रतलाम और निवाड़ी, भिंड, रतलाम और निवाड़ी। क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र के सर्वाधिक कमी वाले जिले, देखो ये जो वो जिले हैं जहाँ पे वृद्धि हुई, और कई जिले ऐसे होंगे जहाँ पे कमी हुई है, क्योंकि ओवरऑल भी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, वन क्षेत्र में कमी हुई है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कितनी कमी हुई है, पॉइंट कितना, 0.71, ठीक है, 0.71 की, देखो ऐसे उल्टा हो गया वाइस वर्सा, यहाँ पे कमी हुई है 0.71 की, और इंडिया में 0.17 की वृद्धि हुई है, ठीक है, रेसिप्रोकल 17 और 71। तो क्षेत्रफल में वृद्धि भिंड, रतलाम और निवाड़ी, और कमी कहाँ कहाँ पे हुई है, तो दमोह, सागर और श्योपुर। कमी कहाँ पे हुई, दमोह, सागर और श्योपुर में क्या देखा गया है कि फॉरेस्ट कवर जो है उसमें कमी हुई, कहाँ पे, दमोह, सागर और श्योपुर, दमोह, सागर और श्योपुर। तो अब हमने अभी तक क्या कर लिया, सबसे पहले हमने देखा फॉरेस्ट कवर की बात की, अब एक हमने देखा परसेंटेज वाइज। तो बताओ जल्दी से, एरिया वाइज कौन सा सबसे ज्यादा था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर, ये हो गए एरिया वाइज। अब परसेंटेज वाइज, यही परसेंटेज वाइज लिख लेंगे, कौन सा था परसेंटेज वाइज, कितना परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 55%, ठीक है, क्योंकि 54.95% था। फिर उसके बाद दूसरा बालाघाट, उसके बाद श्योपुर, फिर मंडला, ठीक है, चार चार भी याद कर लोगे तो चलेगा। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, श्योपुर, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर और मंडला, ये तो क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। अब दूसरा हम क्या देखेंगे कि जहाँ पे कमी, मतलब जहाँ पे मिनिमम है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे मिनिमम है। तो मिनिमम में भी हमने दो देखा, एक एरिया वाइज और एक परसेंटेज वाइज। कहाँ पे है सबसे कम, शाजापुर, उसके बाद और आगर मालवा, ठीक है, तीन दिन याद, उज्जैन और आगर मालवा। यहाँ पे परसेंटेज वाइज में उज्जैन, शाजापुर और आगर मालवा, ठीक है, तो ये हो गए हमारे, है ना, शाजापुर, उज्जैन, और परसेंटेज वाइज में उसको रेसिप्रोकल कर दो, उज्जैन पहले पे, फिर शाजापुर और फिर आगर मालवा। फिर हमने और क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि वृद्धि कहाँ पे हुई, ठीक है, तो वृद्धि कहाँ पे हुई, इंक्रीज कहाँ पे हुआ, भिंड में, और उसके बाद रतलाम और निवाड़ी। इसके बाद यहाँ पे बताओ डिक्रीज कहाँ पे हुआ, दमोह, सागर और श्योपुर।
ठीक है, तो भिंड में बढ़ा, रतलाम में बढ़ा और निवाड़ी में बढ़ा। वहीं पे डिक्रीज कहाँ पे हुआ? दमोह, सागर और श्योपुर जो है उसमें डिक्रीज हुआ है। अब श्रब्स की बात करें, अगर हम श्रब्स का एरिया या फिर जिनको हम झाड़ियां बोलते हैं, ठीक है, तो झाड़ियां जो है सर्वाधिक कहाँ पे हैं? मुरैना में है। और सर्वाधिक कम मतलब कहाँ पे होंगी? मिनिमम कहाँ पे है? हरदा में। तो सबसे ज्यादा श्रब्स कहाँ पे हैं? मुरैना में। और कम कहाँ पे है? हरदा। तो मुरैना और हरदा, किसकी बात कर रहे हैं? झाड़ियां या फिर श्रब्स की बात कर रहे हैं, मुरैना और हरदा। और वृद्धि की बात की अगर हमने फॉरेस्ट कवर की, तो कहाँ पे हुई? भिंड में। और सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई? तो दमोह में। वन अग्नि, फॉरेस्ट फायर, ये बताओ मुझे तो पहले कि फॉरेस्ट में जो फायर, आग लगती है, उसको और क्या बोला जाता है? दावानल बोला जाता है। क्या कारण होते हैं फॉरेस्ट फायर्स के? क्या क्या कारण होते हैं जंगल में आग लगने के? जंगल में ऐसे तो नहीं कि आप हमेशा जाओ और आग जला के ले जाओ और आग लग जाएगी, कुछ तो रीजंस होते होंगे। जब इतने घने जंगल रहते हैं तो वहां तो ऐसा तो है नहीं कि लोग वहां रह रहे हैं तो उनके कारण बहुत ज्यादा आग लग गई, कुछ ह्यूमन रीजंस भी होते हैं। तो बताओ क्या क्या रीजंस होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और हाँ बताओ बताओ। हाँ, अधिक तापमान, वही ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण। और हाँ, बिजली कड़कने के कारण भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बिजली पकड़ लेती है और वहां पे आग लग जाती है। और क्या रीजंस होंगे? हाँ हाँ, क्या बोल रही, बोलो। हाँ, ह्यूमन रीजंस भी तो होते हैं ना कुछ, क्या रीजंस होंगे? हाँ, ये रीजन है, मतलब लोगों का वहां पे जाना और लोगों की लापरवाही, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, लोगों की लापरवाही के कारण भी वहां पे एक छोटी सी आग भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है वो धीरे धीरे, वो भी रीजंस होता है। फिर उसके बाद वार्मिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं ना फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा आग वगैरह लग जाती है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर राज्य के जिलों में वन अग्नि का वर्ष 22-23 और 23-24 के दौरान FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा SNPP VIIRS सेंसर, देखो एक सेंसर जो है SNPP VIIRS सेंसर, इसमें बड़ी निरंतर और बार बार होने वाली जंगल की आग शामिल का उपयोग करके पता लगाया गया। ठीक है, तो ये एक सेंसर है SNPP VIIRS जो है, एक सेंसर लगाया गया जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं? जंगल की आग जो है उसका पता लगा सकते हैं। वर्ष 22-23 में छिंदवाड़ा जिले और वर्ष 23-24 में रायसेन जिले के वन अग्नि की घटना हुई है। देखो सर्वाधिक वन अग्नि की घटना कहाँ पे हुई है? छिंदवाड़ा में 22-23 में, और 23-24 में कहाँ पे? रायसेन में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं आपको ज्यादा? अपने अपने एरिया का बता दो। सागौन, सागौन, साल और नीम, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता किस काम आता है? और सागौन फर्नीचर वगैरह बनाने में। तो इकोलॉजिकल बैलेंस, क्यों उसका फर्नीचर बनाया जाता है, इतना प्रेफर किया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए क्यों रहता है? बहुत हार्ड वुड होती है उसकी, ठीक है, पहले तो हार्ड वुड होती है और मॉइस्चर से बहुत जल्दी वो खराब नहीं होता है ना। और कौन सा था? साल। और कौन से पेड़ देखे हैं आप लोगों ने अपने अपने एरिया में? नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, बबूल का पेड़। और पेड़ सब जगह रहते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में, कहाँ से हो तुम? भोपाल से ही हो? कहाँ तुम्हारे भोपाल में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ हैं? कहाँ लगा है यहाँ साल सागौन का पेड़? किसी ने देखा है भोपाल में सागौन का पेड़ कहीं? जंगल में अंदर लगे हैं वो ऐसे।
कहाँ? कौन से रोड पे लगे हैं? अच्छा, वल्लभ भवन वाली रोड पे लगे होंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृक्ष टीक, टीक का मतलब क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस मतलब सागौन जो है उसको क्या बोलते हैं? टीक बोलते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक का बोटेनिकल नेम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका बोटेनिकल नेम याद रखना है और साल का भी बोटेनिकल नेम दोनों का याद होना चाहिए। सोरिया रोबस्टा लिखा है क्या यहाँ? नहीं, ठीक है, गुड। तो साल का क्या है? सोरिया रोबस्टा। और टीक का क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। तो टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? पलाश। किसके वृक्ष पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में? पलाश के। तो जिसको क्या बोलते हैं? बूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, बूटिया मोनोस्पर्मा। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा वृक्ष टीक के हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृक्ष किसके पाए जाते हैं? पलाश के। किसके? पलाश के। पलाश का बोटेनिकल नेम बुटिया मोनोस्पर्मा। बुटिया मोनोस्पर्मा। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? अमरूद। अमरूद जिसको जामफल भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में इसको जामफल भी बोलते हैं। और अमरूद, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआजावा। क्या है? सीडियम गुआजावा, गुआवा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में। फिर सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पादन वाला क्षेत्र वृक्ष कौन सा है? तेंदू। तेंदू किस काम आता है? तेंदू बीड़ी। तेंदू के पत्ते, पत्ते के लिए कमर्शियली बहुत ज्यादा, सॉरी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो पत्ती जो है उसकी बहुत काम की है, क्योंकि उससे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाने के काम आती है। तो सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पादन वाला वृक्ष कौन सा है? तेंदू। तो टीक का बोटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस, जो सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में पलाश, बुटिया मोनोस्पर्मा और अमरूद। ठीक है, अमरूद मिलेगा। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पादन वाला वृक्ष कौन सा है? तेंदू। अभी तो बताया था तेंदू। आरएफए के अंदर प्रमुख आक्रामक प्रजाति, तो वाइल्ड सेव, लंटाना कमारा। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट में पहली बार शामिल, तो वन क्षेत्र के आंकड़े 751 जिलों के लिए किए गए हैं। पहले के आईएसएफआर में यहाँ आंकड़ा 636 जिले का था। 2021 में कितने जिले इंक्लूडेड थे इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट में? 636। और इस साल कितने जिलों को इंक्लूड किया गया है? 51। अब 3 तो इसमें मध्य प्रदेश में बढ़ गए, लेकिन इसमें शायद मध्य प्रदेश के अभी भी 50, जो रिपोर्ट आई थी 23 वाली, उसमें अभी भी 52 डिस्ट्रिक्ट जो थे उनको ही इंक्लूड किया गया था। 55 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। बांस आवरण का भी अनुमान लगाया गया तथा उसे वृक्ष आवरण में शामिल किया गया। देखो, बांस सबसे ज्यादा किस स्टेट में मिलता है? मध्य प्रदेश में। हमने देखा था मध्य प्रदेश में ही था, क्योंकि अब एफएसआई के पास पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। एक दशक के बाद कृषि वानिकी और भारतीय वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अलग अलग अध्ययन दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप तो इतना याद रखो कितने जिले इस बार इंक्लूड किए गए हैं। 751 जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और जो बांस, बैम्बू जो कवर है उसको भी इस बार इंक्लूड किया गया है इसमें। और एफएसआई ने जो है इसको वृक्ष आवरण में ही शामिल किया है। फॉर जो ट्री कवर था उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है हमारे यहाँ पे? 27.81। फिर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 25%, और ट्री कवर कितना है? 2.80। यहीं पे हमने देखा कि कमी कितनी हुई ओवरऑल? -0.71। उसके बाद फॉरेस्ट कवर में कमी 0.47 और ट्री कवर में 2.71 की कमी देखी गई। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस जिले में वन है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर में सबसे ज्यादा किसके अकॉर्डिंग?
एरिया के अकॉर्डिंग। फिर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला, सीधी। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला, सीधी। यहीं पे हमने देखा कि जिले के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिला जो है उसमें न्यूनतम जो है जिलेवार न्यूनतम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने देखा सबसे कम शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी, रतलाम। शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी और रतलाम। अब मुझे बताओ परसेंटेज वाइज उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था परसेंटेज वाइज सबसे कम ही उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम और राजगढ़। फिर हमने देखा सर्वाधिक कहाँ पे हुई थी क्षेत्रफल में, तो भिंड में, रतलाम में, निवाड़ी में। भिंड, रतलाम, निवाड़ी में वृद्धि हुई और कमी कहाँ पे नोट की गई, तो दमोह, सागर और श्योपुर। दमोह, सागर और श्योपुर में। झाड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ है, मुरैना में, और सबसे कम हरदा में। सबसे ज्यादा श्रब्स कहाँ पे हैं, मुरैना में, और सबसे कम हरदा में है। और फॉरेस्ट फायर जो है हमने देखा कि 22-23 में कहाँ पे सबसे ज्यादा नोट की गई थी, छिंदवाड़ा में। और 23-24 में कहाँ पे नोट की गई, रायसेन जो है वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के केसेस देखे गए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से मिलते हैं, टीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सागौन। सागौन मतलब टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन जो है उसको क्या बोलते हैं, बोटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा देखा था, पलाश, ठीक है। तो रूरल एरिया में सबसे ज्यादा वृक्ष पलाश का, जबकि शहरी में कौन सा, अमरूद या फिर गुआवा जिसको बोलते हैं। गैर लकड़ी वन उत्पादन वाला वृक्ष कौन सा है, तेंदू, ठीक है। तेंदू जो लीव्स हैं इसकी इसकी लकड़ी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसकी लीव्स जो है, पत्तियां जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। तुम लोग को ये पीडीएफ मिल गई क्या, स्पोर्ट्स अवार्ड वाली पीडीएफ बोल रही, सॉरी, उसकी हार्ड कॉपी मिली है क्या, तो पीडीएफ तो मिल गई होगी ना इसकी। वो वाली नहीं भेजी जिसमें फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं आज खुद से सर को सेंड कर दूंगी कि सर आप ये वाली भेज दीजिए। देखो स्पोर्ट्स ये वाला पोर्शन नहीं हुआ था ना हमारा, है ना। सिर्फ देखो सारी स्पोर्ट्स में बेसिकली सारा हो गया है। दो चीज बची, एक नेशनल अवार्ड मुझे बताना है आपको, और नेशनल गेम्स बताना है, सॉरी। और उसके बाद जो अभी अपडेट होगा तो वो हम लास्ट में देखेंगे, अभी जो बीच में जितने भी अपडेट्स आएंगे। सिर्फ एक चीज बची थी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जिस तरीके से हमने देखा था कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हमने फीडे था, ठीक है, FIVB देखा था। FIVB किसका था, वॉलीबॉल के लिए था। ITTF और टेनिस के लिए ITF, हॉकी के लिए FIH था, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में कौन सी एपेक्स बॉडी है उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। तो वो कुछ कुछ ही है, थोड़ी सी, बस एक टेबल देखनी है हमको यहाँ पे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, ठीक। IOA की प्रेसिडेंट कौन है अभी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, PT उषा, उड़न परी जो है PT उषा, ठीक। कौन से स्पोर्ट से संबंधित थी वो, धावक थी। उड़न परी बोल रहे हैं, बैडमिंटन कैसे होगी, धावक थी ना, स्प्रिंटर थी वो, एथलेटिक्स से संबंधित थी, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था, 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, BCCI। BCCI जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
मुंबई में। देखो ज्यादातर सबके न्यू दिल्ली है, आप उनके याद कर लेना जिनका न्यू दिल्ली ना हो। जैसे यहाँ पे बीसीसीआई का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में नहीं है, कहाँ पे है, मुंबई में है। और बाकी जो आते हैं बाकी पढ़ लेना, और नहीं आएगा कुछ तो आंसर क्या लगाना है आपको, कुछ याद नहीं रहेगा तो न्यू दिल्ली आंसर करना है। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल कौन सी बॉडी है फुटबॉल के लिए, फीफा है। और ऐसे ही नेशनल कौन सी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AIFF। क्या है, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 1937 में ये स्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो IOA का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में, BCCI का मुंबई में। फिर AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का न्यू दिल्ली में। कब बना था AIFF, 1937 में। फिर आते हैं हॉकी इंडिया, इंटरनेशनल बॉडी कौन सी थी इसकी, FIH थी। इसी तरीके से इंडिया में कौन सी है, हॉकी इंडिया। ये कब बना था, 2009 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। फिर बात करेंगे, नेक्स्ट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, कब बना, 1937 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VFI, फेडरेशन ऑफ इंडिया, कब बना, 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में। 1951 में बना और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, चेन्नई में। तो ऑल इंडिया सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। BCCI मुंबई में। AIFF न्यू दिल्ली। हॉकी इंडिया न्यू दिल्ली। BAI बैडमिंटन एसोसिएशन न्यू दिल्ली में। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये चेन्नई में। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, चेन्नई में। फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन सा फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है, नेशनल में सॉरी इंटरनेशनली ITTF, और ये क्या है इंडिया वाली, TTFI, ठीक है, ITTF और ये TTFI। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बना था 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कब, ये 1920 में, और कहाँ पे बना था, न्यू TF कब बना था, और ITF तो तेरा देखो उसको याद रह गई ट्रिक, 1913 में बना था ITF, और ITTF 1926 में बना था। तो यहाँ पे हमने देखा कि ITTF जब बना था, ठीक, कब बना था, 1926 में, तभी क्या बन रहा है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1926 में ये बना, और वो भी 1926 में। फिर यहाँ पे ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन कब बना, यहाँ पे 1920 में बना। कब बना, 1920 में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, कौन सा फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1946 में बना, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कौन सा फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1958 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली का हेडक्वार्टर, 1948 में बना, कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1948 कहाँ पे, अहमदाबाद में, और रेसलिंग फेडरेशन 1958 में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना, 1940 बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1949 में, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम कहाँ आता है, हरियाणा में, ठीक, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में बना 1951 में। ऑल इंडिया गोल्फ यूनियन, गोल्फ क्या होता है, गोल्फ कैसे खेलते हैं गोल्फ, अमीरों का गेम है अच्छा उसकी उस पे ही बना है, देख लो गोल्फ, बॉल देखा होगा आपने, ठीक है, एक बॉल रहती है, उसको स्टिक से आपको हिट करना होता है।
ठीक है, तो गोल्फ जो है इंडियन गोल्फ यूनियन 1955 में न्यू दिल्ली में। किसी ने खेला है गोल्फ? हम लोग गरीब हैं। हाँ, यहाँ कोई भी कोर्ट नहीं गोल्फ का, अमीरों का गेम है ना। हाँ, अपन तो गरीब राज हैं। नेक्स्ट, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। फेडरेशन चेन्नई में, देखो चेन्नई में एक वॉलीबॉल फेडरेशन भी हो गया और दूसरा चेस फेडरेशन। तो वॉलीबॉल और में, फिर स्विमिंग वाला कहाँ पे था? अहमदाबाद में। स्विमिंग वाला कहाँ है? अहमदाबाद में है। बॉक्सिंग कहाँ है? गुरुग्राम। ऐसे याद रख लेना, हरियाणा के लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा। फिर उसके बाद ऑल इंडिया चेस हमने देख लिया, चेन्नई। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसको बोलते हैं, 1984 में बना था और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखो बाकी तो सारे क्या है, न्यू दिल्ली में। लेकिन कौन कौन से न्यू दिल्ली में नहीं है? तो एक हो गया बीसीसीआई, हो गया कहाँ पे? मुंबई में। बीसीसीआई के बाद हमने देखा वॉलीबॉल और चेस फेडरेशन, दोनों कहाँ पे हैं? चेन्नई। वॉलीबॉल और चेस फेडरेशन दोनों ही चेन्नई में है। फिर उसके बाद हम स्विमिंग की बात करते हैं, तो स्विमिंग गुरुग्राम में, बाकी सारे न्यू दिल्ली। बस इसका याद रखना, साई का कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन न्यू दिल्ली, हॉकी इंडिया न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद ऑफ इंडिया दिल्ली, टीटीएफआई टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन न्यू दिल्ली में है। एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी न्यू दिल्ली में है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी न्यू दिल्ली में है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी न्यू दिल्ली में है और इंडियन गोल्फ यूनियन भी न्यू दिल्ली में है। और साई भी कहाँ पे बना हुआ है? न्यू दिल्ली में बना है। चलो अब जल्दी से ये बताओ कौन कौन से न्यू दिल्ली में नहीं थे, कौन बताएगा? बीसीसीआई कहाँ पे? मुंबई में। इसके बाद स्विमिंग अहमदाबाद में, वॉलीबॉल और चेस चेन्नई में। एक और बताओ? बॉक्सिंग गुरुग्राम हरियाणा में है। और साई कहाँ पे था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। देखो याद हो गए आपको, बहुत इजी थे ना। हुए या नहीं याद? अगर कुछ भी याद ना आए एग्जाम में तो क्या करना है हमको? न्यू दिल्ली पहला हमारा एम क्या है, इसको याद करना है, ठीक है, याद रह जाए। ये तो अभी हमने पढ़ लिए तो लग रहा है कि ठीक है याद हो जाएंगे, लेकिन जब हम रिवाइज नहीं करते बार बार चीजें तो फिर हम सब भूल जाते हैं। तो उस केस में अगर कुछ याद ना आए और फिर भी लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, वैसे तो अब नेगेटिव मार्किंग एक्यूरेट, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको फिर भी तुक्का लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लगा सकते हो? न्यू दिल्ली। आज कुछ ये दूसरी निकल गई है क्या? मैंने जनसंपर्क निकाला था ना, स्पोर्ट्स दिख रहे थे उसमें तो। जनसंपर्क कुछ उल्टा सीधा कर दिया क्या? उहुं, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। बुक्स एंड ऑथर करंट अफेयर अवार्ड्स न्यू इंडेक्स 24 फरवरी फॉरेस्ट रिपोर्ट जनसंपर्क। एक मिनट रुकना है भाई, एक मिनट वीडियो पॉज कर देना इसमें। सर एक मिनट वीडियो पॉज कर देना।
चलो थोड़ा सा एमपी के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं। तो वर्ष 2024 की प्रमुख उपलब्धियां, जो डायरेक्टली जनसंपर्क जो विभाग है, ठीक है, उसकी डायरेक्ट वेबसाइट से जो भी गवर्नमेंट जो भी अपलोड करती है, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर के केनवेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 25 दिसंबर 2024। फिर फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। तो कब हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? फरवरी 24-25 फरवरी 2025 में। कहाँ पे हुई थी ये? भोपाल में। मानव संग्रहालय साइड उधर पे हुई थी कहीं पे। ठीक, फिर गरीब कल्याण। ठीक, तो गरीब कल्याण की स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना। मतलब गरीब कल्याण के अंतर्गत स्वामित्व, मतलब जैसे जो गरीब लोग हैं उनको जो उनकी भूमि थी, ठीक है, उसका स्वामित्व जो है वो प्रदान किया गया। मतलब उनकी जो क्या बोल सकते हैं, उनको रजिस्ट्री, एक तरीके से पट्टा बोलते हैं ना उसको। ठीक, तो वो दिए गए उनको, जो भी जमीन पे जहाँ वो रह रहे थे उनको उसके राइट्स दिए गए। तो इसके कार्यान्वयन में 24 लाख लोगों को क्या दिया गया? भू अधिकार पत्र जो है वो वितरित किए गए। और इसमें मध्य प्रदेश क्या बना? प्रथम। ठीक, मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा नंबर था? पहला। गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को? फैन ऑन कर दूं ये वाला? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की भी स्थापना की जाएगी सरकार के द्वारा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे। और उसके अलावा हमने क्या देखा, किसमें हम पहले नंबर पे थे? भू अधिकार पत्र देने में। स्वामित्व जो योजना है उसके अंतर्गत क्या दिए जाते हैं? भू अधिकार पत्र दिए जाते हैं। और स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, क्योंकि कितने लोगों को दिए गए भू अधिकार पत्र? 24 लाख लोगों को दिए गए थे। हानि नहीं है, ये क्या है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती दो गोंड शासिका थी। तो क्या योगदान था इनका गोंड राज्य में, गोंडवाना राज्य में? क्या योगदान था? इनके ससुर का नाम बताओ जरा। संग्राम शाह। ठीक है, क्या था? संग्राम शाह। और इनके हस्बैंड का नाम? दलपत शाह। और इनके बेटे का नाम? वीर नारायण। ठीक है, तो संग्राम शाह जो थे उनकी ये बहू थी। ठीक, उसके बाद ये एक कुशल शासिका बनी। क्या क्या उपलब्धियां थी इनकी? कैपिटल क्या थी इनकी? चौरागढ़। कैपिटल क्या थी इनकी? चौरागढ़ थी। और क्या क्या किया इन्होंने अपने टेन्योर में? मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। और हाँ, वही मैं देख रही हूँ कि अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने क्या किए थे? कई सारे ताल और तालाब बनवाए थे। क्या किए थे? जैसे रानी ताल, ठीक है, चेरी ताल। कौन थी रानी? रानी ताल इनके ही नाम पे, चेरी ताल दासी, ठीक है। तो चेरी ताल और आधार ताल, इनके जो पीएम थे, दीवान या पीएम जो थे इनके, उनके नाम पे इन्होंने क्या बनाया था? आधार ताल। और किसने बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था? अहिल्याबाई थी। उन्होंने जितने भी बड़े बड़े मंदिर भी थे, जैसे चारों धाम के जो मंदिर थे, उसके अलावा जितने भी बड़े मंदिर है सभी का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है। और वो क्या थी? बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी। ठीक, अब रानी दुर्गावती की बात करें तो क्या ये गोंडी थी? नहीं, ये कौन थी? चंदेल वंश से ये बिलोंग करती थी। किसकी बेटी थी? कीरत सिंह या सालीवाहन, ठीक है, उनकी ये क्या थी? बेटी थी। तो चंडेल प्रिंसेस थी ये। उसके बाद रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन हाँ, इनकी लड़ाई किससे हुई थी? बाज बहादुर से और असफ खां। अब बाज बहादुर कौन थे? रानी रूपमती के पति। कहाँ से थे ये? मांडू।
ठीक है, मांडू से थे, वहां पे रानी रूपमती और बाज बहादुर का किला भी बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने आके क्या किया था, इन पे अटैक किया और ये क्या कर गए थे, हार गए थे बाज बहादुर। फिर उसके बाद किसने अटैक किया, अकबर के तरफ से आसफ खां आए और उन्होंने अटैक किया। तो पहली बार जब अटैक किया तो इन्होंने उनको हरा दिया। ठीक, फिर क्या किया, जैसे ही इनकी आर्मी थोड़ी सी वीक हुई, ठीक, और क्या हो गया, नेचुरल जो क्राइसिस भी आ गई थी और एकदम से उन्होंने फिर क्या कर दिया, इनके ऊपर अटैक कर दिया। हुआ क्या था, ये हारी कैसे, कि जिस जगह पे यहाँ पे ये रुके हुए थे, ठीक है, नर्राई नाला या नर्राई हिल्स जो थी वहां पे थी, दोनों तरफ से वहां पे नदियां बह रही थी, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आ गई और बोलते हैं ना, जिन जैसे गुफाएं टाइप की जो छोटी छोटी सी होते हैं जिसमें लोग दुखे हुए थे, वहां पे क्या हो गया, पानी भर गया पूरी तरीके से और एकदम आके आसफ खां की आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक कर दिया तो सारे सैनिकों को घायल कर दिया और इन्होंने खुद से ही क्या कर लिया, कटार जो है अपने अंदर घोप के अपने आप की क्या कर ली, मृत्यु कर ली। इन्होंने बोला कि मैं मुगलों के हाथों नहीं मरना चाहती। तो यहाँ पे इनके बेटे जो थे वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे ऑलरेडी। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, क्या है ये श्री अन्न, श्री अन्न किसको बोला जाता है, मोटे अनाज को। ठीक है, तो मोटे अनाज मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, मिलेट्स को और क्या किस नाम से जाना जाता है, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। में किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपीस प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। देखो, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिलेट जो है उसको इसमें क्या दिया जा रहा है, मिलेट जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिलेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है और वो ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। जैसे हमारा गेहूं जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूटेन होता है, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि, ठीक, किसान कल्याण सम्मान निधि में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि जो है इसमें 6,000 रुपए देते हैं। ठीक है, 6,000 सेंट्रल देती है और 6,000 स्टेट गवर्नमेंट देती है। 6,000 3 किश्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किश्तें जो है वो उसमें डायरेक्ट डीबीटी के फॉर्म में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में जो है पैसे जमा किए जाते हैं। अब डीबीटी जो सरकार ने की, इसके पहले सरकार ने क्या कदम उठाया, हर किसी के पास तो बैंक अकाउंट्स थे नहीं, तो सरकार पहले इसके पहले कौन सी योजना लेके आई, जनधन योजना। कौन सी योजना लाई थी, जनधन योजना, जिसमें 0 बैलेंस मेंटेन करने पे भी, 0 रुपीस पे भी आपका बैंक अकाउंट सरकार ने क्या किया था, ओपन किया था। जब सबके पास बैंक अकाउंट आ जाएंगे तो अपने आप ही डीबीटी हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिचौलियों का कोई भी रोल नहीं है। पहले क्या होता था, मीडिएटर्स क्या होते थे, बहुत सारे पैसे खा जाते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है युवा, प्रदेश के विश्वविद्यालयों को कुलपति अब क्या कहलाएंगे, कुलगुरु। प्रदेश में जो कुलपति, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें जो चांसलर होते हैं उनको क्या बोलते थे, कुलपति। अब उनको क्या बोला जाएगा, कुलगुरु जो है वो बोला जाएगा। वाइस चांसलर, सॉरी, वाइस चांसलर जो होते हैं, चांसलर जो होते हैं वो सारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ही होते हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट, स्टेट में हो गए तो गवर्नर और सेंट्रल में होगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 55 जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किए गए। तो सरकार, आपको पता है, पीएम श्री स्कूल्स और पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस जो है, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके, उसके लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं। क्या इन चीजों से एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ है, डेटा नहीं आया, अपने से बताओ जो तुमने ऑब्जर्व किया, इंक्रीज हुआ। तो क्या नाम बदलने से या नए स्कूल खोलने से इंक्रीज हुआ, या जो पहले से स्कूल चले आ रहे थे उनको भी तो हम मॉडिफाई कर सकते थे, नए खुलेंगे और जो पुराने खुले हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, उनको भी तो मॉडिफाई किया जा सकता था ना। सिटी नहीं है, क्या करोगे,
ओके, तो ऑनलाइन में किसी ने आंसर दिया, नाम बदल रहे हैं लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी भी सेम है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय, पहले से भी अच्छी एजुकेशन थी, अब आप दूसरे भी सेंट्रल लेवल के स्कूल या कॉलेजेस ओपन कर रहे हो, तो आपने सिर्फ नाम बदल के उसको ओपन कर दिया, एजुकेशन तो वही चली आ रही। जहाँ पे अच्छी थी एजुकेशन वहाँ पे वैसी ही है, और जहाँ पे आज भी गाँव में टीचर्स, स्कूल में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ किया जाएगा। अब महिला सशक्तिकरण की तरफ शासकीय क्षेत्रों में महिलाओं को अब कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 35% जो है वो रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया जा रहा है। अच्छा है या बुरा है? लड़के बताएंगे। क्या बोल देना इंटरव्यू में जाके कि बुरा है, भगा दे। हमेशा इंटरव्यू में कैसा आंसर देना है? ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना है, एक पॉजिटिव आंसर की तरफ आपको लेके जाना है। ये नहीं बोल देना डायरेक्ट नहीं सर हम लड़के हमारे संग विरोध हो रहा है, तो वो तो बोल देंगे बाकी की जितनी सीट बची है उस पे आओ आप लो सीट, 65% तो ओपन है, आप आराम से लो। उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 में औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश को 2025 को किस रूप में घोषित किया औद्योगिक वर्ष? आपको पता है कि कई सारी जो इंडस्ट्रियल समिट है, एक तो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सर्विस और क्या थी समिट जो थी वो हुआ था, जीआईएस, उसके अलावा जो छोटी छोटी रीजनल समिट्स थी वो भी ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये जो रीजनल समिट्स भी थी जो ऑर्गेनाइज की गई, इनका उद्देश्य क्या था अल्टीमेटली? निवेश, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे औद्योगिक वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2025 को। अब तक संपन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई? तो उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर, रीवा और नर्मदापुरम। तो उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में क्या हुई थी? रीजनल जो कॉन्क्लेव्स हुए थे। और भोपाल में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? खनन कॉन्क्लेव, माइनिंग कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। भोपाल में कहाँ हुआ था? ये मिंटो हॉल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो संयुक्त प्रयास थे, कितने का निवेश आया था? करोड़। कितने का निवेश आया था? 4 लाख करोड़, इतने का निवेश आया था। और बजट भी इस साल इतने का ही आ गया, 4 लाख करोड़ के आसपास। फिर प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन आरंभ किए गए, ठीक। तो क्या किया गया यहाँ पे? प्रदेश में हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र जो है वो क्या किए गए? प्रारंभ किए गए, जिससे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ सके। श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थल, जैसे कृष्ण लीला से जुड़े जो तीर्थ स्थल हैं उसमें क्या बनाया जाएगा? श्री कृष्ण पथे, ठीक। क्या बनाया जाएगा? श्री कृष्ण पाथे, ठीक, उसका निर्माण किया जाएगा। अब तीर्थ स्थल कौन कौन से? जैसे संदीपनी आश्रम, ठीक है, नारायण गांव उज्जैन बनाया जाएगा, एक कल बनाया जाएगा, एक निर्माण किया जाएगा, एक सर्किट जो है वो डेवलप किया जाएगा। किससे संबंधित? श्री कृष्ण से संबंधित। तो श्री संदीपनी आश्रम जो कहाँ पे है? उज्जैन में है। उसके अलावा नारायण गांव भी है, जाना पाओ इंदौर में, जाना पाओ क्या है यहाँ पे, क्यों फेमस है? चंबल नदी जो है वो उसका वांचू पॉइंट जो है वहां से उसका उद्गम स्थल है। उसके अलावा परशुराम पीठ कहाँ पे है? जाना पाओ में है। और अमझेरा धार, ये सभी किससे संबंधित हैं? कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हैं, इसलिए इनको जोड़कर क्या बनाया जाएगा? श्री कृष्ण पाथे। विक्रम उत्सव किसके लिए मनाया जाता है? किसके नाम पे? विक्रम उत्सव किसके नाम पे मनाया जाता है? विक्रमादित्य। कौन थे विक्रमादित्य? गर्दविल वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, क्या यही थे? वो नहीं थे, तो ये विक्रमादित्य थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो में अभी भी बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूजन रहता है, एक जो गुप्त वंश के थे और ये
गर्दवेल वंश वाले थे। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे लगाई गई? उज्जैन में। क्या लगाया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी। सेम हाउस किसी ने देखा है अभी जो नया बना है? तो क्या आपने ऑब्जर्व किया वहां पे? वैदिक घड़ी लगी है। उसके अलावा उसका एंट्रेंस नोटिस किया? जिस तरीके से उज्जैन का पूरा कॉरिडोर बना है उसकी थीम पे, उज्जैन की थीम पे पूरा, बाहर का नज़ारे से ही समझ आ जाएगा आपको। उज्जैन की थीम पे पूरा उसको डेवलप किया है। अभी थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ है ना वहाँ पे। गए हो? नहीं गए? एक बार जाके, क्या गए होगे ना? बाहर से तो देखा हो ना, बाहर से ही दिख जाता है पूरा। फिर 1450 किलो राम वन गमन पथ, किसकी बात कर रहे हैं? राम वन गमन पथ का निर्माण निर्णय लिया गया। तो राम वन गमन पथ में क्या किया जाएगा? जिसमें जो राम जी से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट बनाया जाएगा। कितने किलोमीटर्स? 1400 किलोमीटर लंबा। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। तो जितने भी नगरीय निकाय हैं वहां पे क्या बनाए जाएंगे? गीता भवन। तो गीता भवन बनाने का उद्देश्य क्या होगा? क्या उद्देश्य है गीता भवन? तो इसमें बेसिकली जो भगवत गीता है, ठीक, उससे संबंधित कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप की या ऑडिटोरियम टाइप का फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए। और भगवत गीता जो है उसकी चीज़ों को और ज़्यादा, भगवत गीता जो है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो गीता भवन नगरीय निकायों में क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। संपत्ति का की ई पंजीयन एवं ई स्टैंपिंग के माध्यम से रजिस्ट्री A2 संपदा 2 में इसमें प्रारंभ किया गया। तो तहत आजकल क्या हो रहा है? सारी चीजें जैसे रजिस्ट्री जो होती है, पहले रजिस्ट्री प्रॉपर सिग्नेचर और सब, अब रजिस्ट्री में क्या होता है? वो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्री जो है वो सेंड कर देते हैं, पेपरलेस हो गई है वो भी। पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन का भी मध्य प्रदेश में क्या किया गया? गठन किया गया। 30 मेडिकल कॉलेज, वर्तमान में 32 का संचालन है। तो 30 मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले गए हैं। वर्तमान में कितने? 32 तक। मतलब और अभी कुछ है ना कि प्रस्ताव है कि हाफ अभी चालू हो गए, कुछ और अभी बन रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज खोलने का उद्देश्य क्या है? एक तो हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रूव करना, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की कैपेसिटी, डॉक्टर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, तो डॉक्टर्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है एमपी में। उज्जैन को मिली मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात। तो मतलब होता है जहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो और हेल्थ फैसिलिटीज जो है उसको बहुत अच्छा बनाया जाए और प्रॉपर रिसर्च सेंटर वगैरह वहाँ पे डेवलप किए जाए। तो मेडिसिटी, पहली मेडिसिटी कौन सी है? उज्जैन। ये सब क्यों डेवलप किया जा रहा है? कब तक के लिए? 2028 की तैयारी चल रही है सारी, जिससे कि जो सिंहस्थ हो उसमें लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। तो कब है नेक्स्ट सिंहस्थ? 2028 में। इसके पहले कब हुआ था? 2016 में, क्योंकि हर 12 साल में सिंहस्थ जो महाकुंभ है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कितनी जगह पे होता है कुंभ? 4। कौन कौन सी? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है, तो ये 4 जगह पे कुंभ जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा। ठीक, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा जो है उसको प्रारंभ किया गया। एम्बुलेंस क्या होती है? इमरजेंसी सर्विसेज में हेल्थ फैसिलिटीज ट्रैवलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या फायदा होगा? जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके एयर सर्विसेज के माध्यम से। गौ संरक्षण एवं संवर्धन साल 2024 इसको गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया। देखो 25 को कौन सा वर्ष घोषित किया हमने? इंडस्ट्रियल वाला। और 24 वाला गौ रक्षा वर्ष, गौवंश रक्षा वर्ष कौन सा था? 2024। मध्य प्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। तो मध्य प्रदेश कौन कौन सा स्टेट है? बताओ कौन कौन सी सबसे ज्यादा है? एक तो देखो चीता स्टेट हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, लेपर्ड स्टेट हो गया, और सोया स्टेट और
वुल्फ स्टेट और डायमंड स्टेट तो है ही, ठीक है, तो डायमंड स्टेट भी है। नदियों का मायका किस नाम से जानते हैं? नदियों का मायका, क्योंकि जहाँ कहाँ से उद्गम होता है उनका। भोपाल का राता पानी भोपाल में क्या राता पानी, कहाँ पे राता पानी? रायसेन प्रदेश का 8वां है भोपाल का, जबकि साइट से ही लिया है, अब क्या करोगे? गवर्नमेंट वाले ही गलत साइट पे सब गलत चीजें इधर उधर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिला सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। किस किस को मिला के? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनको आपस में कनेक्ट करके क्या बनाया जाएगा? चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो सिंहस्थ 28 की तैयारी प्रारंभ, टास्क फोर्स का भी इसमें गठन कर दिया गया है। संकल्प पत्र 2000 स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सब कुछ अभी कहाँ पे डेवलप होगा? अब उज्जैन में, ठीक है। तो उसका रीजन आप लोगों को पता है, तो ग्लोबल स्पिरिचुअल क्या बनाया जा रहा है? सिटी। एक तो सिंहस्थ आ रहा है इसलिए, और दूसरा जिसके पीएम सी ठीक है। तो 23 में उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मेडी सिटी भी और ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी भी उज्जैन को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन, तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का भी प्रारंभ हो गया है। तो वायु सेवा में क्या किया जाता है? एयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर गांव में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा? प्राणपुर चंदेरी को। और यहाँ पे क्या बना हुआ है? चंदेरी में हैंडलूम कैफे भी बना है। क्या बना है? हैंडलूम कैफे भी बना है, जिसको सिर्फ विमेन से संचालित करती हैं। और जो कैफे की थीम है वो पूरा किससे बनी हुई है? हैंडलूम, जो चंदेरी टेक्सटाइल होता है उससे पूरा, उसका जो भी इंटीरियर है वो सारा हैंडलूम से किया गया है। तो प्राणपुर क्या है? हैंडलूम पार्क जो है वो कहाँ पे बना है? प्राणपुर में। हैंडलूम विलेज जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है सीएम ग्राम सड़क योजना, गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बनाई गई। तो इसके अंतर्गत 8565 ग्राम जो है 19.378 किलोमीटर लंबी सड़कों से 12मासी मार्ग से जुड़ेंगे। तो मतलब ऑल राउंड या ऑल टाइम जो 12मासी सड़कें होती हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में रेल निर्माणाधीन है, अभी भी आपको पता है निर्माणाधीन है। कहाँ से कहाँ तक चालू हो गई भोपाल में? सुभाष फाटक से एम्स तक के लिए। कोई गया है अभी? किसी ने एक्सपीरियंस किया? नहीं गया कोई भी। मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट रीवा छठवा एयरपोर्ट कौन सा है? रीवा। सातवां कौन सा? सतना है। और 8वां कौन सा बना है? दतिया को बनाया गया। तो अब टोटल 8 एयरपोर्ट हो गए। केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन में लगातार अग्रणी मध्य प्रदेश। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें हम क्या है? अग्रणी है, मतलब सबसे आगे हमारा प्रदर्शन चल रहा है। तो कौन कौन सी योजना है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। पीएम स्वनिधि योजना, ठीक। और कौन सी योजना है? ग्राम सड़क योजना में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं ये सारी, ठीक। उसके अलावा पीएम आवास योजना, फिर कृषि अवसंरचना निधि, उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? क्या किया जाता है मातृ वंदना योजना में? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो है ही। देखो मातृ वंदना योजना में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है मदर को, ठीक। पहले चाइल्ड जो होता है उस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली शायद 5000 या 6000 कुछ रुपीस जो है मदर को दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज पे और अपने न्यूट्रिशन जो है उसका ख्याल रख सके। उसके अलावा अगर सेकेंड चाइल्ड होता है और वो लड़की होती है तब भी कितने 6000 रुपए जो है वो उनको दिए जाते हैं। पहले चाइल्ड पे दिए
दिए जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी भी बेटी है तब भी उस पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। अभी हमने देखा स्वामित्व योजना में हमने देखा था 24 लाख लोगों को, ठीक है, उनके जो स्वामी भूस्वामी अभिलेख जो है उस वो पत्र जो है वो प्रदान किए गए थे। फिर नशा मुक्त भारत अभियान, क्या हो गया नशा मुक्त भारत, इसमें देखो हम टॉप कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान में। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड, मछुआरे जो है उनको क्रेडिट कार्ड जो है प्रदान किए जाते हैं, जिस तर्ज पे किसान क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। फिर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुओं में जितने भी रोग डिसीजेस जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश लगातार अग्रणी है। तो ये जो कुछ योजनाएं हैं ये है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें क्या है, अग्रणी है। वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए, तो मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त पॉवर्टी फ्री बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे मंत्री परिषद ने 15 जनवरी 2025 को गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है। कौन सा मिशन, गरीब कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन की स्वीकृति दी। तो 2028 तक का क्या टारगेट है हमारा, पॉवर्टी फ्री, हमको क्या बनना है, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश, क्या बनना है, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश। प्रदेश में 7th क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन शहडोल में 16 जनवरी 2025 को आयोजित, 7th जो थी वो कहाँ पे आयोजित, जनवरी 2025 को। ई समन प्रणाली का पहला राज्य है। फिर देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन की स्वीकृति जो है योजनाएं चलाई जाती हैं। देश में सिकल सेल, सिकल सेल क्या होता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक जो ब्लड डिसीज है, इसमें आरबीसीज जो है उसका आकार कैसा हो जाता है, हसिया आकार, सिकल शेप्ड हो जाता है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब क्यों क्या नुकसान है इसके, मतलब क्या सिम्टम्स दिखाता है, ठीक है, लाइफ स्पान कम हो जाता है, क्या होने लगते हैं, ठीक है, शेप के कारण, हाँ, और हाँ हाँ हाथ पैर में दर्द होता है, फटीग, जो नॉर्मल सिम्टम्स होंगे वो तो होंगे कि फटीग, ठीक, थकान महसूस होने लगेगी, फीवर फ्रिक्वेंट आएगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद प्रदेश में गेहूं, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अलसी फसलों का क्षेत्राच्छादन सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अलसी, और अलसी की फसलें जो हैं वो सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। अलसी में क्या होता है, ओमेगा 3, क्या होता है अलसी में, ओमेगा 3 होता है। फिर उसके बाद मक्का और तिल के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, किसमें, मक्का और तिल, तिल को क्या बोलते हैं हम, सेजमे सीड्स। दतिया जिले की ग्राम पंचायत भरौली के ग्राम हसापुर का पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में चयनित किया गया। देखो जनमन योजना हमने देखी थी, पीएम जनमन योजना किस लिए थी, जनमन बेसिकली जो ट्राइबल्स जो हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज जो हैं उन ट्राइबल्स का डेवलपमेंट के लिए, ग्राम ट्राइबल विलेजेस जो हैं उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना चलाई गई, जनमन योजना चलाई गई थी। और इसकी बात कर रहे थे हम, कौन सी पंचायत, भरौली के ग्राम हसापुर का पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किस अभियान में चयनित किया गया, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, कि उसको और स्पेशली जो है उस विलेज को डेवलप किया जाएगा। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
हम्म। सोलर पावर प्लांट, तो सोलर पंप्स वगैरह लगाने के लिए, देखो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, खेतों को इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। अगर इरिगेशन में जो पंप्स यूज होते हैं, ठीक, पंप्स यूज होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, तो सरकार ने क्या किया है, अब सब्सिडी प्रदान करी, सरकार क्या कर रही है, सोलर पंप्स लेने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे कि सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी वो बना सकें और उनके पंप्स को यूज कर सकें, ठीक है। तो कौन सी योजना है, कुसुम योजना। इसमें मध्य प्रदेश संचालन में कौन से स्थान पे है, सेकंड नंबर पे है। प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य बन गया है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा एमपी का कौन सा रैंक है, थर्ड रैंक है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी को मध्य प्रदेश का प्रवाह क्या है, ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। जो नौवा होगा ये, ठीक है। आठवां कौन सा था, रातापानी, नौवा कौन सा हो जाएगा ये, माधव नेशनल पार्क। क्या है माधव नेशनल पार्क में, जॉर्ज कैसल है, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे है, माधव नेशनल पार्क में। तो अब इसको भी क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया है। उज्जैन से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया था, कहाँ से शुभारंभ किया गया था जल गंगा संवर्धन अभियान का, उज्जैन से। तो अब जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करना है, रिवाइव करना है फिर से, ठीक है। और उनकी क्लीनिनेस को भी प्रॉपर मेंटेन करना है, जिससे कि उनको और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पीएम जनमन के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। जनमन योजना में भी हम कौन से स्थान पे हैं, पहले स्थान पे हैं। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। तो जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड जो होंगे उनके सशक्तिकरण मतलब उनको एम्पावर बनाने में मध्य प्रदेश क्या है, अग्रणी राज्य है। जैसे जो डिसेबल्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करती है सरकार, जो व्हील चेयर वगैरह फ्री में वितरण करना, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए सरकार किसमें है, अग्रणी राज्यों में से एक है। जो स्मार्ट मीटर्स हैं, तो स्मार्ट मीटर्स जो हैं पूरी तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, उज्जैन था, और अभी दूसरा कौन सा बन गया है, झाबुआ। तो 100% स्मार्ट झाबुआ, और पहला कौन सा था, इंदौर स्मार्ट सिटी, ठीक। उसमें क्या लग गए, सभी स्मार्ट क्या थे, मीटर्स, ठीक है। मध्य प्रदेश त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव्स, तो सारी चीजें जो है वो डिजिटल फॉर्म में बहुत रियल टाइम में, मतलब तुरंत जो है सर्विसेज जो सिटीजन्स है उनको प्रदान करना, ठीक है। इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल।